तो चलो जी हम कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लास्ट टाइम हम कर चुके हैं क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप। और लास्ट टाइम आपने देख लिया सिंपल, अच्छा आई तो कर ही ली थी, खैर हमने आई को छोड़ें। सिंपल माइक्रोस्कोप में अकोमोडेशन ऑफ आई हो गई थी, डिफेक्ट ऑफ विजन भी हो गए थे बेटा, है ना। और उसके बाद ये भी कर लिया था एंगुलर साइज। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल एक अकेला एक कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस के अगर आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखो तो क्या, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट, हाईली मैग्नीफाइड, बस यही सिंपल माइक्रोस्कोप है। और ऐसा नहीं है कि तुमने नहीं देखा, बचपन से दुकान में कहीं भी नजर आता है बच्चों को, हमारा भी यही हाल था, दुकानों में छोटी छोटी दुकानों में पड़े होते हैं लेंस, और वो काफ़ी शौक रहता है कि यार इसको देखा जाए भी, खरीद के जबरदस्ती सस्ते मिलते हैं, घर ले जाके फिर अपने मैग्नीफाई कर रहे हैं चीज़ों को आगे पीछे करके, वहाँ रुक जाते हो जहाँ पर आपको बेस्ट इमेज दिख रहा होता है ना। तो आप सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तभी तो बनेगा इरेक्ट इमेज। अबे सामने कुछ देख रहे हो, सीधा ही तो देखना चाहोगे ना, पोजीशन बदलते हो तो उल्टा इमेज बनेगा, फिर एफ से पीछे जाएगा ना ऑब्जेक्ट अगर, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, फिर तो उल्टा इमेज क्यों देखेंगे भाई हम लोग। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है और हाईली मैग्नीफाइड इमेज हम ऑब्टेन करते हैं। ये हमारा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी करवा चुका हूँ, कुछ नहीं करवा रहा हूँ, इसका बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इमेज बना था, हाईली मैग्नीफाइड इमेज। और इसकी मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ गई थी, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, क्योंकि बीटा और अल्फा स्मॉल एंगल है, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, और tan बीटा अपॉन tan अल्फा की वैल्यू डाली तो d अपॉन यू ई। 1/ue के बारे में बता दूं मैं दोबारा एक बार से, क्योंकि 1/ue टेलीस्कोप में भी आएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u माइनस 1/u, यही फॉर्मूला था ना लेंस फॉर्मूला। f की जगह तो f फोकल लेंथ ही आएगा जी, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लेकिन v हमने लिखा था माइनस d, d कैपिटल D क्या बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या बेटा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक। और उसके बाद u की जगह माइनस यू डाल दिया, और यहां से 1/ue फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितना था, d प्लस एफ डिवाइड बाई डी एफ, या फिर ue कितना आ गया, df डिवाइड बाई डी प्लस एफ, ठीक। तो df डिवाइड बाई डी प्लस एफ याद रखें, क्योंकि ये बार बार हमें सॉल्व करना पड़ता है ये चीज। सिंपल माइक्रोस्कोप कर लिया, उसके बाद हमने कर लिया जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कर लिया, और आज हमने करना है क्या, टेलीस्कोप। क्या करना है जी, टेलीस्कोप करना है बेटा। ये रहा जी टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पहले। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जब वर्ड ही एस्ट्रोनॉमिकल बोल दिया, हमारी आंखों की तो भाई लिमिट बहुत कम है, मिलीमीटर से छोटा नहीं दिखाता ये, और कुछ 10 20 50 100 मीटर तक आगे जो है फिर वो ढंग की चीज़ें मतलब नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि एंगल छोटा होता जाएगा चीज़ों का, तो वो मैग्नीफाइड नहीं देख पाते हम लोग। दूर के ऑब्जेक्ट को अगर आप मैग्नीफाई करना चाहते हो तो फिर टेलीस्कोप की हेल्प लेते हैं हम लोग। एस्ट्रोनॉमिकल इसलिए क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, चांद तारों को देखने के लिए इस टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो देखें इसका प्रिंसिपल क्या है जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट के सामने का लेंस बेटा, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव। क्या बोलेंगे जी, ऑब्जेक्टिव। इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आ रही है, अगर आप स्टार देखना चाह रहे हो तो बहुत दूर है यार, तो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आपके पास आ रही है ऐसे एंगल अल्फा बनाती हुई, ये भी एंगल अल्फा। अरे भाई पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी लेंस के फोकस करोगे, के डब्बा डालोगे, तो वो कहां जाके कंसंट्रेट करेगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर किसी लेंस के ऊपर डालोगे तो कहां जाके मिलेगी, वो फोकस पे। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई थी और लेंस अपने फोकस पे इकट्ठा कर देगा सारी लाइट को, तो इमेज कहां बना, ये बना फोकस पे बना भाई इमेज, इसको बोल दिया गया ए डैश बी डैश, फोकस पे इमेज बना। अब ये इमेज बिहेव करेगा एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, ये बेटा आईपीस। अब आईपीस को ऑब्जेक्ट थोड़ा दिखेगा यार, आईपीस को तो वो दिखेगा जो ऑब्जेक्टिव दिखाएगा। तो ऑब्जेक्टिव बोलता है बेटा तेरा ऑब्जेक्ट ये है जो मैंने इमेज बनाया। अब इसके लिए इमेज ये आ गया
और ये जो आपका आईपीस है ये इसका फाइनल इमेज बनाएगा। कहां कहां बना सकता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे भी बना सकता है और इन्फिनिटी पे भी बना सकता है। क्योंकि अगर ये वाला डिस्टेंस, अगर ये इसने जो बनाया वो इसके एफई पे हुआ तो इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन C2 और एफई के बीच में कहीं हुआ तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा। मैं डायग्राम क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है मैं अलग से बनाता हूँ ताकि आप लोग आराम से बना पाओ, फिर इस पे वापस आते हैं डायग्राम पे, क्योंकि अदरवाइज तुम नहीं बना पाओगे ना, इकट्ठा कॉम्प्लेक्स सा दिखेगा जो कि मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। ये रहा हमारे पास कौन जी? ऑब्जेक्टिव बेटा। और याद रखिए ऑब्जेक्टिव का अपर्चर काफी बड़ा होगा, मैं बड़ा जानबूझ के शो कर ही देता हूं। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा था, आईपीस का बड़ा था। यहां ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा बेटा। क्यों, ऐसा क्या भाई? ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा क्यों बच्चों? थोड़ा लॉजिक तो लगाओ यार। इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट को रिसीव करना है, जितनी ज्यादा लाइट रिसीव करोगे उतना ही क्रिस्प और बढ़िया ब्राइट इमेज बनेगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का अपर्चर जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा इमेज बनेगा, क्योंकि उतनी ज्यादा लाइट हम उसमें रिसीव कर पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे बेटा। चलिए भाई आ गया ऑब्जेक्टिव, लिख देता हूं इसको। तो आपने रे डायग्राम जो ड्रॉ करना है वो दिखा रहा हूं, पहले मैंने सिर्फ बताया था। अब यहां हम रे ऑफ लाइट चला लें भाई। चलो भाई, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आई, जो सी में से पास करेगी ना वो तो सीधी जाएगी भाई, है ना, और बाकी बेंड करेंगी। तो अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपके पास है तो आगे जाके फोकस पे जाके सब नई इमेज बनाना है। तो देखो भाई, ये यहां से आई, ये यहां से आई, फाइनली जाके कहां मीट करेगी बेटा? फोकस पे मीट कर गई और ये आपका इमेज तैयार है। इसको हमने A डैश B डैश बोल दिया बेटा। ये एंगल अल्फा बोला तो ये भी अल्फा। नाउ अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। अगर आप सीधे भी देख रहे हो तो ना ऐसे भी, तब भी यही एंगल दिखना था आपको। तो एंगल जो ऑब्जेक्टिव के ऊपर सबटेंड हो रहा है वही आपके आई के ऊपर भी सबटेंड हो रहा है। अल्फा इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट है बेटा। तो अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। इतना आराम से बना ले, फिर आगे वाला रे डायग्राम ड्रॉ करता हूं। दो लेंस का ही यूज होगा बेटा यहां भी। ऑब्जेक्ट के सामने वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है और आई के सामने वाले लेंस को आई पीस कहा जाता है। क्या मैं आगे चलूं जी? चलो बेटा, बना लिया हो तो आगे चलो बेटा। रिकॉर्डिंग क्या करनी, तुम देखते दोस्ते हो नहीं है, वो वैसे पड़ा हुआ है पुराने वाला वीडियो में। चलो आगे। आगे ये रहा जी हमारे पास। अभी आ गया कौन? आई पीस बेटा, है ना। लो भाई आ गया आई पीस, और आई पीस का अपर्चर छोटा है बेटा। आई पीस का अपर्चर छोटा, इसका अपर्चर बड़ा था, और आई पीस का अपर्चर बड़ा भाई। ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा, आई पीस का छोटा। लो भाई आ गया C2। ऊपर को छोटा रह गया यार, तू क्या बात है। लो भाई अब ठीक है, ठीक ही है थोड़ा सा, है ना। ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट चला देते हैं। ये C2 आ गया बेटा,
एक हम C2 में से चला देते हैं, चलो यहाँ से चलिए और C2 में से पास कर गई। अब जो C2 में से जाएगी ऑब्वियस सी बात है वो बिना किसी डेविएशन से पास। भाई यार वो हटाए यार, फिर वो एरो लग रहा है, क्या पंगे। ऐसे बेटा एक रे ऑफ लाइट ऐसे चलाई और एक फोकस में से। अब फोकस कहीं मान लो यहाँ जैसे था, किसका फोकस था बेटा है, आई पीस का, और ये किसका फोकस था, ऑब्जेक्टिव का। जो इमेज बना वो एफओ पे बना बेटा। मतलब मैं भी क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एफओ के बराबर है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है जी। पैरेलल बीम ऑफ लाइट लगाए, जितना एफओ का डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही उधर होगा। तो इधर अगर एफओ शो करूं तो कहीं यहाँ जैसे शो करूंगा बेटा। और अगर मैं ये रे तो आगे कहीं मीट ही नहीं कर पाएंगी यार, है ना। तो अगर आगे कहीं मीट नहीं कर पाएंगी तो कोई बात नहीं, पीछे प्रोड्यूस करके मीट करवा लो यार। और जहां मीट कर जाएंगी वहां पे क्या बन जाएगा, इमेज। बस ये तरीका है जी इमेज बनाने का। तो इसको भी प्रोड्यूस करो जी और इसको भी प्रोड्यूस करो जी। जहां मीट कर गई वहां इमेज बन गया जी। लो भाई ये इमेज तैयार हो गया आपका, ए डबल डैश बी डबल डैश। और इमेज ने आई के ऊपर कितना एंगल सबटेंड किया, बीटा। तो बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई। अल्फा क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इमेज ऑन द आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, बीटा अपॉन अल्फा। से माइक्रोस्कोप में भी यही था, यहां भी यही है। लिखो तो अगर आपसे कोई बोले कि मैग्निफिकेशन बताओ कितनी होगी, तो मैग्निफिकेशन होगी बीटा अपॉन अल्फा अप्रोक्सीमेटली 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, है ना बेटा। 10 बीटा कहां से निकालने बेटा, अब ध्यान सुनना। आप मजे से यहां से निकालो ना, इस ट्रायंगल से है। तो वैसे ये फाइनल तो ये आया था हमारे पास, पर यार 10 बीटा तो सेम ही आएगा, जहां मर्जी निकालो, यहां से निकालो। क्यों, अरे अल्फा भी तो इसी में निकलेगा, तो ए डैश बी डैश कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा। ये वाले ट्रायंगल का यूज कर लो अल्फा के लिए, ठीक है, और ये वाले ट्रायंगल का यूज कर लो बीटा के लिए, ये ठीक। 10 बीटा क्या आ गया, ए डैश बी डैश अपॉन, बोलोगे बेटा इसको क्या बोलूंगा, यू ई। आई पी से डिस्टेंस यू ई आ गया बेटा। और ये क्या आएगा, वी ई इज इक्वल टू माइनस ई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका ऑब्जेक्ट था ये, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया यहां बनाया इसने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाया। ठीक है, तेरे को वहां से दिख रहा है, इधर आ जा नहीं तो 10 बीटा यहां से निकालो बेटा, ए डैश बी डैश अपॉन सी टू ए डैश, ए डैश बी डैश। लेकिन ए डैश बी डैश तो नीचे की तरफ का डिस्टेंस है, माइनस लिखूं। ए डैश बी डैश अपॉन यू भी तो नेगेटिव है, डिवाइड बाय माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, डिवाइड बाय 10 अल्फा। अल्फा इस ट्रायंगल से निकालो भाई, समझ रहे बेटा, अल्फा आप इस ट्रायंगल से निकालोगे। ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट बेटा, ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट। लेकिन ए डैश बी डैश फिर नेगेटिव है ना, और ये आ गया एफ नॉट, ए डैश बी डैश कैंसिल, ठीक है, क्या आ गया एफ नॉट अपॉन यू। लेकिन 1 बाय यू तो थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, और यू ही निकाला था डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। दोबारा ऐसे निकाल करोगे तुम लोग, लेंस इक्वेशन बनाओगे बेटा, 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय बी माइनस 1 बाय यू, फिर 1 बाय एफ ई आ जाएगा,
है ना बेटा, 1/f इक्वल टू 1/b कितना माइनस डी के बराबर, और यू यू को इसके बराबर -1/u के बराबर, और यहाँ से यू जब निकालोगे तो क्या आएगा डी एफ ई डिवाइड बाई डी प्लस एफ ई। कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव भी आनी है। यू की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया बेटा। डायग्राम क्लियर हो गया सबको, बना लिया। मैं डेरिवेशन में जाऊँ फिर, लो डेरिवेशन भी मैंने करवा दिया, पर यहाँ देखो ये आ गया डायग्राम बेटा, वी ई माइनस डी के बराबर, ठीक है जी, और ये यू ई के बराबर, एम आ गया बीटा अपॉन अल्फा, टेन बीटा अपॉन अल्फा, माइनस ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई, माइनस ए डैश बी अपॉन एफ ओ, आ गया माइनस एफ ओ अपॉन यू ई के बराबर। ये नेगेटिव एक रह गया ना बेटा, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, लेकिन यू ई थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या था, डी एफ ई डिवाइड बाय, तुम अलग से निकालो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। यू जैसे पहले निकाला था वैसे लेंस मेकर लेंस फॉर्मूला लगा के दोबारा निकालो। यू कितना आएगा, हर केस में यही आ रहा है, डी एफ ई डिवाइड बाय डी प्लस एफ ई, डाल दो बेटा, डी एफ ई डिवाइड बाय डी प्लस एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई कॉमन निकला, अंदर आ गया 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। दिस इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यू देखो बार बार यूज कर रहा हूं मैं, और कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल ही अप्लाई किया, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू b की जगह बोलो माइनस डी, और u की जगह माइनस यू, बस इसको सॉल्व कर लो, यहां से यू आ जाएगा डी एफ ई डिवाइड बाई डी प्लस एफ ई। माइक्रोस्कोप में भी यू का यूज किया, टेलीस्कोप में भी यू का यूज किया, स्कूल में डेरिवेशन आए तो यू डिराइव करना है, और कैसे करना हो तो एक ही तरीका है हमेशा, पर यू आएगा कितना, डी एफ ई डिवाइड बाई डी प्लस एफ ई, मैग्निफिकेशन आया एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। माइनस साइन क्यों आया, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बने तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो आती है, और कहती है, ठीक है ना बेटा। ये है कब, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बेटा, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तब आई है मैग्निफिकेशन। पर बेटा फाइनल इमेज तो इन्फिनिटी भी बन सकता ना, है ना, तो ये डायग्राम थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही मॉडिफाई होगा। चलो अगला केस, तो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो मैं ये वाला सारा हटा रहा हूँ बेटा, और फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी के लिए मैं क्या करने लगा हूँ, देखो लो भाई, ये आपका है क्या ऑब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव, ऐसे डायग्राम था बच्चा, ओ भाई ऐसे ही था, ए डैश बी डैश, ये आई पीस बेटा, और हुआ क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये आ गया क्या, एफ ओ, वी ओ इक्वल टू एफ ओ ना, वी ओ इक्वल टू एफ ओ, और ये जहां बना वो एफ ओ भी था और वो एफ ई भी था, इसकी फोकल लेंथ बी आई थी। अगर ऐसा होगा कि यू ई माइनस एफ ई के बराबर आ गया तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, तो फाइनल इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो मंत्र पढ़ रहा है, नवरात्र शुरू हो गए, बड़े मंत्र मंत्र पढ़ो, पास बना तो कौन सा मंत्र बेटा, उसको बता, इसको बता, नहीं बता, कमाल है। तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कहां बेटा, इन्फिनिटी, यू ई माइनस एफ ई के बराबर, और वी ई कितना बेटा, इन्फिनिटी। क्या आप बताओगे कि मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, अल्फा है और ये बीटा है, इस ट्रायंगल से आप अल्फा निकालिए, मैग्निफिकेशन बेटा बीटा अपॉन अल्फा, क्या
tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा क्या है, a डैश b डैश अपॉन एफ ओ, है ना, माइनस a डैश b डैश अपॉन एफ ओ बेटा tan अल्फा। बोलो भाई, माइनस a डैश b डैश अपॉन, बोलो, माइनस एफ ई, यू इज इक्वल टू माइनस एफ ई। यू ही है ना बेटा, फाइनली हमने फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है, पर मैं तो यू ही सब्स्टिट्यूट करा ना, यू ही तो नेगेटिव है ना बेटा, यू इज इक्वल टू माइनस एफ ई। ठीक, तो आपके पास आएगा क्या, ए डैश बी डैश अपॉन क्या, बोलो भाई, बोलो ना, यू ही, और यू किसके बराबर है, माइनस एफ ई के बराबर। कितना है, ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया, एफ ई अपॉन एफ ओ के बराबर। पहले कितना आया था, एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई आना चाहिए यार, कुछ गड़बड़ किया मैंने, ठीक है, एफ ओ अपॉन एफ ई आना चाहिए। हाँ tan बीटा ना, पहले बीटा लिखना था यार, ये उल्टे लिख दिए, दोबारा लिखना, पहले अल्फा लिख दिया हमने, tan बीटा, ये देखो यहाँ से लिखना ना, ए डैश बी डैश अपॉन माइनस एफ ई, है ना, उल्टे लिख दिए थे बेटा, अल्फा लिख दिए पहले, ए डैश बी डैश अपॉन बोलो माइनस एफ ई, और tan अल्फा आप लिखो अल्फा, बोलो ए डैश बी डैश माइनस अपॉन एफ ओ, ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया बेटा, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई बेटा। तो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फोकल लेंथ सिर्फ माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई आ गई, मतलब ये वाला फैक्टर आगे वाला चला गया, एफ ओ अपॉन एफ ई वाला रह गया। तो अगर लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन पे बने तो एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, और अगर इन्फिनिटी पे बने, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा जब निकाला तो ये आ गया माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। सिर्फ बीच का पेज खाली इसलिए रखा था ताकि डायग्राम में अपने आप बना के आप लोगों को दिखा सकूं, वो दिखा दिया जी। ये जो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनता है ना बेटा, इसको पता है और क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, द टेलीस्कोप इज प्लेस्ड इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ऐसा बोलते हैं। ऑनलाइन वालों पर चल रहा है बेटा, तेरा बहुत सारे लोग हैं जो क्लास इन लगा रहे हैं। वंदे शर्मा समझ में आ रहा है बेटा कुछ, चलो आगे। क्या आपने एक ही डेरिवेशन करनी थी बस है, इसके बाद वाले फॉर्मूले सेम है, लेकिन मैं टेलीस्कोप एक दो टाइप के और बताऊंगा। ये तो क्या आ गया, एस्ट्रोनॉमिकल। अब एस्ट्रोनॉमिकल में क्या हो रहा है, पुट्ठा इमेज बन रहा है बेटा। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तब भी उल्टा आ रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। व्हेन फाइनल इमेज इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, तब भी बेटा इन्वर्टेड ही बना था। देखो ये इन्वर्टेड थे। तो अब हम अगर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप या ज़मीन पे, मतलब सामने रोड है, देखो सामने दिख रहा है सपोज, और मैं देखना चाहता हूँ सामने एक बस आ रही है, और यहाँ से टेलीस्कोप लगा के बस को देखना चाहता हूँ, मुंह बंद रख भाई, ये बस ही खाने के चक्कर में मुंह में डालो बोले बस मेरे।
तो सामने अगर हम बस देख रहे हैं जी यार, तो बस अगर उल्टी दिखेगी ना बेटा, उल्टा इमेज बनेगा तो बात थोड़ा बनेगी, फिर उसको तो हम सीधा देखना चाहेंगे ना। या मान लो बंदे आ रहे हैं वहाँ से और बंदे का सिर नीचे टांगे ऊपर दिखे, तो ये तो नहीं हम चाहेंगे। तो टेरेस्ट्रियल या ज़मीन पे जो चीज़ें हैं उनको अगर हमें देखना है तो हमें इरेक्ट इमेज चाहिए बेटा, है ना। और इरेक्ट इमेज अगर हमें चाहिए तो अब ऐसी बात है, इन्वर्टेड का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ताकि इरेक्ट इमेज बने। ठीक, फॉर्मूले नहीं बदलेंगे, फॉर्मूले वही रहेंगे। अगला आ गया हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बेटा। क्या आ गया? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल मतलब बिलोंगिंग टू अर्थ। तो अर्थ पे अगर चीज़ों को देखना चाहते हो तो भाई अपने को टेलीस्कोप ऐसा चाहिए जो कि सीधा इमेज बनाए। मैं डायग्राम अलग से बनाता हूँ तुम्हारे लिए, फिर से दोबारा, फिर यहाँ समझाऊंगा, फिर यहाँ वापस आऊँगा, है ना। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बेटा, कुछ नहीं है, वही डायग्राम है, सेम है। ये देखो, ये आपके पास आ गया बेटा ऑब्जेक्टिव, राइट। आ गया जी, ये आपके पास आ गया जी ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? वही जो हो रहा था पहले। मान लो यहां जैसे कहीं इमेज बना और ये कितना आएगा बेटा? वी ओ इक्वल टू एफ ओ, है ना। ये वही है ए डैश बी डैश, और ये वही है अल्फा, ये ऑब्जेक्टिव। यहां तक कोई चेंज नहीं, पुराने वाला डायग्राम चलाओ बेटा। लेकिन अब हमें इंतजाम करना है कि इरेक्ट प्रोड्यूस करना है। मैग्निफिकेशन की टेंशन नहीं है, इरेक्ट करना है बस। तो अगर मैग्निफिकेशन की टेंशन नहीं है तो एक काम करते हैं ना बेटा, यह एक इरेक्टिंग लेंस का यूज कर लो बेटा, जिसकी फोकल लेंथ है एफ, उसके 2f पे इसको रखेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इरेक्टिंग लेंस। 2f पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो 2f पे इमेज बनता है, सेम साइज का बनता है। मतलब ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम रहेगा जो पहले था। हमने इसको एज ए इरेक्टिंग लेंस यूज किया और यहां से रे ऑफ लाइट गई ऐसे। इसका काम था बस इरेक्ट करना, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करना इसका काम नहीं था। ए डबल डैश बी डबल डैश इसने इरेक्ट कर दिया। ये भी 2f और ये भी 2f बेटा। आगे क्या रखेंगे? आईपीस। आगे आईपीस रख दो। ये रहा भाई आईपीस। अब फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी हो सकता है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो फाइनल इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है तो एफ ही कहीं यहां से आएगा, राइट। और अगर फाइनल इमेज कहीं अगर इन्फिनिटी बनता है तो एफ ही यहीं पे आएगा बेटा, ये एफ ही होगा। अब इसका इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे, इरेक्ट होगा पर फाइनल इन्फिनिटी पे आ गया। ये क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू माइनस एफ ई। और कोई बोले यार लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप बताओ, एफ ओ प्लस 4f प्लस एफ ई। मैग्नीट्यूड देखना लेंथ के लिए, तो लेंथ क्या होती है बेटा? ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। क्या आएगा? एफ ओ प्लस 4f प्लस एफ ई। लेकिन इससे पहले जो लेंथ क्या थी, इससे पहले लेंथ क्या थी बेटा एस्ट्रोनॉमिकल की? एफ ओ प्लस यूई। तो पहले लेंथ क्या थी? एफ ओ प्लस यूई के बराबर, राइट। और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बना तो एफ ओ प्लस एफ होती, एफ ओ प्लस एफ ई। लेकिन अब क्या हो गया? अब हो गया एफ ओ प्लस 4f प्लस एफ ई। लेंथ बढ़ गई। और ये अब मैं चलता हूं डायग्राम आपको दिखाऊं। ये वो डायग्राम ऑब्जेक्टिव ने यहां बनाया एफ ओ पे इमेज। इस इमेज को इरेक्टिंग लेंस ने सीधा कर दिया 2f प्लस 2f 4f। और उस जो इरेक्टिंग लेंस ने इमेज बनाया था दैट विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, उसने फाइनल इमेज इन्फिनिटी बना दिया, u इज इक्वल टू एफ ई के बराबर हो गया। और टोटल लेंथ क्या आ गया? एफ ओ प्लस यू 4f प्लस एफ ई के बराबर। अब पता नहीं आपने कोई पुराने टाइम की मूवी कोई देखिया करो ना, पुराने जैसे अंग्रेजों के टाइम की, वहाँ दिखाते हैं कि जी वो लड़ाई चली हुई है और अंग्रेज ये करता है कि एक बंदे कंधे पे टेलीस्कोप रखता है, फिर उसको लंबा करता है, फिर देख रहा होता है दूर दूर ऐसे। वाकई में लंबे होते थे।
है ना बेटा, मतलब एक खींच के लंबा करना पड़ता था वो। और ये 4F क्योंकि आएगा, उसकी लेंथ काफ़ी होती थी। अब लेंथ काफ़ी अगर होती थी, है ना, और सीधी सी बात है भाई, अगर इन्फिनिटी पे इमेज बना तो FO/FE जितना छोटा हो सके उतना अच्छा, लेकिन FO तो बड़ा चाहिए ना यार, और FO अगर जितना बड़ा हो सके उतना होगा तो लेंथ तो बढ़ेगी। ठीक है ना, तो फिर लेंथ तो बढ़ेगी भाई। और अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पे बना तब भी FE छोटा और FO बड़ा। अब बड़े लेंस का पंगा था, लेकिन आज की डेट में तो बायनोकुलर्स है, किसी के पास घर में पड़ा है वैसे ही, मतलब बच्चों वाले के ढंग के। वो बचपन में लेते तुम लोग ऐसे भी, जैसे साथ वाले कॉपी देख ली, बोले यहाँ दिख रही है। बचपन वाला है तो उसमें शायद आपको पता ना हो, उसके अंदर प्रिज्म लगी होती है बेटा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से काम लिया जाता है। एक्चुअली FO को छोटा नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते FO को छोटा, लेकिन उसमें बायनोकुलर में क्या, लेंस ऑब्जेक्टिव आ गया, प्रिज्म से रे ऑफ लाइट के TIR करवाए, अंदर ही 2-3 बार घुमा देते हैं उसको। जो लेंथ बढ़नी थी ना, वो अंदर ही TIR करके वापस करके 2-3 बार उसको घुमा देते हैं, ताकि उसकी लेंथ छोटी रख सके। मेरी बात समझ रहे हो? तो उतनी सी जगह में जितने भी आप देख रहे हो, हाँ तो हैवी भी होता है वो, तो हैवी में अंदर क्या, प्रिज्म का यूज़ किया जाता है, और प्रिज्म से रे ऑफ लाइट को 2-3 बार, जितनी लेंथ होनी चाहिए थी उतने बार अंदर घुमा दिया जाता है, और फाइनली उसको रे ऑफ लाइट को आईपीस पे गिराते हैं, और आईपीस के ऊपर गिरा के फाइनल इमेज प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके लिए बेटा हमने कोई डेरिवेशन नहीं की, क्योंकि बीच वाला लेंस बेचारा इरेक्टिंग लेंस था, उसका कोई रोल ही नहीं है, रोल तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव और उसका, डेरिवेशन सेम है, अगर करनी है तो सेम है। दोनों लेंस का यूज किया पर बेटा हमने, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी लेंस था और आईपीस में भी लेंस था। तू कौन सी सोच में डूबा बेटा? काफी गहन सोच में डूबा है, डायग्राम ही देख रहा था क्या? तो यहां समस्या सिर्फ एक है, लेंथ बड़ी होगी बस। अब बेटा गैलीलियो ने एक और टेलीस्कोप सजेस्ट किया, जिसमें उसने एक कन्वेक्स लेंस का यूज किया, एक कनकेव लेंस का, उससे लेंथ कम हो गई थी। ये बना लो, फिर आगे चलता हूँ। गैलीलियो का भी टेलीस्कोप दिखाता हूँ, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, बता रहा हूँ बेटा। तेरे को सबसे पहले बता लूँ मैं, अभी भी टाइम है, +2 का सिलेबस करने को है। जो टाइम तुमने मजाक में बिता दिया वो बीत गया। अब आगे का टाइम जो है, इसमें अगर +1 रिवाइज कर सकते हो, अपनी हिम्मत देखो, पुराने एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो +1 रिवाइज करने की कोशिश करो, जो कर सकते हैं करो, क्योंकि पुराने एग्ज़ाम हो गए, अब उससे बेस पे पता चलेगा तुमने क्या किया क्या नहीं किया। जो भी किया ठीक है, लेकिन अब हमारा बाकी सब्जेक्ट के भी जो सिलेबस है मेरे ख्याल क्लोजिंग पे होंगे। बहुत है, अच्छा, केमिस्ट्री कितना रह गया? चलो, हमारे 3 यूनिट है बेटा बच्चे, वेव ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है और सेमीकंडक्टर है, और छोटे छोटे यूनिट है, कोई बड़े नहीं है वो। रे ऑप्टिक्स सबसे बड़ा था, वेव ऑप्टिक्स बहुत ही छोटा है, मॉडर्न फिजिक्स भी ज़्यादा लंबा नहीं है, सेमीकंडक्टर भी ज़्यादा लंबा नहीं है, तो मॉडर्न फिजिक्स में आता है एटॉमिक सेक्शन। तो वो हो जाएंगे ऐसा ऐसा, लेकिन अब जो लोग जोर मार सकते हैं +1 की तरफ जोर मारें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ +2 नहीं आएगा, +1 भी आना है। जो ऐसा नहीं कि सबको बोल रहा हूँ, जो जितने की जो तुम्हें हिम्मत है उतना करने की कोशिश करो, है ना। और अच्छा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने वाले लोग काफ़ी सारे होते हैं, पर कोशिश करनी पड़ती है, ऐसे मजाक में नहीं निकलते।
बोले बच्चों को बलवाने को लग रही है, जब मेरे को निकालो बोले नेट में है। चलो आगे, क्या ये बना लिया? ये जब सब कुछ खत्म कर लेते हैं उसके बाद तो बंदा शुरू करता है। तो एक बार अगर चुप भी कह रहना मैंने, एक बार फिर रिपीट कर दूं, अगर ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव। याद रखें ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर है बड़ा शो करना है आप लोगों ने ना, सबसे बड़ा अपर्चर ऑब्जेक्टिव का अपर्चर। और उसके बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई और ऑब्जेक्टिव के फोकस पे इमेज बन गया। उस इमेज को इरेक्ट करने का काम है इन्वर्टिंग लेंस या इरेक्टिंग लेंस का, तो उसने इरेक्ट कर दिया इमेज, और वो इमेज एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करने लगा आई पीस के लिए। फाइनल उसका इमेज इरेक्ट इमेज बना। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले फॉर्मूले थे वैसे ही अब है। चले बेटा सब लोग चलें। गैलीलियोस टेलीस्कोप। अब गैलीलियो ने भी बेटा ये था अपर्चर बड़ा वाला, कौन? ऑब्जेक्टिव लेंस। इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आई भाई, कहाँ बनेगा इमेज? एफओ पे है ना। ये सारा डिस्टेंस आपका वीओ इक्वल टू एफओ के बराबर है, वीओ इक्वल टू एफओ के बराबर है। मैं अलग से बनाऊं बेटा, क्योंकि ऑलरेडी इमेज बना होता है, वो तुम्हें बनाना मुश्किल होता है। मैं यहाँ बना के दिखाऊं तुम्हें। देखिए भाई, ये आपका आई पीस, और ये आपने इमेज जो कहाँ बनाना था, यहाँ बनाना था जी। कहाँ बेटा? वीओ इक्वल टू एफओ पे। इसमें तो कोई समस्या नहीं जी। ए डैश बी डैश, आई पीस वही करा जो पहले करता था, कुछ भी अलग नहीं है। यहां इमेज आई पीस को बनाना था, लेकिन क्या बेटा? बीच में हमने एक ऑब्जेक्टिव ने, यहां आई पीस नहीं बेटा, ऑब्जेक्टिव, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्ट के सामने वाला ना ऑब्जेक्टिव, बीच में हमने रख दिया क्या? आई पीस। और आई पीस कौन है? कनकेव लेंस। अब अगर कनकेव लेंस है तो रेज यहां तक पहुंच ही नहीं पाई, है ना। जाना था, यहां पहुंचना था, लेकिन पहुंच नहीं पाई, क्योंकि पहले लेंस से टकरा गई। पर ये तो यार डाइवर्जिंग लेंस है भाई, ये तो रेज को डाइवर्ज करता है प्रिज्म की तरह। प्रिज्म अपने बेस की तरफ लाइट को फेंकती है, ये भी बेस की तरफ को डाइवर्ज करेगा, नीचे की तरफ को फेंकेगा। तो देखो भाई ये कैसे फेंकेगा लाइट को, ये लाइट को ऐसे फेंकेगा, ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। ठीक है बेटा। समझे जी? अगर सुनना बेटा, अगर ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यू इज इक्वल टू एफ ई के बराबर हुआ, मतलब इसके फोकस पे अगर ये ऑब्जेक्ट फॉल कर गया, दिस विल बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नॉट रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट दूर था कहीं पे। इसके फोकस पे अगर इसने इमेज बनाया तो फाइनल इमेज कहां बनाएगा? इन्फिनिटी पे। मतलब लेंस जो आप जिसको बोल रहे थे कि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगी? लेंथ तो दो लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है बेटा। ये कितना आ गया? एफ ओ माइनस एफ ई। यहां तक क्या था बेटा? यू इज इक्वल टू एफ ई ना। ये यहां तक क्या था? एफ ओ। एफ ओ में से एफ ई माइनस करेंगे, लेंथ ही आ गई। पहले क्या थी? एफ ओ प्लस 4 एफ
प्लस एफ ई, अब क्या आई एफ ओ माइनस एफ ई, लेंथ छोटी हो गई। दोनों लेंस का यूज किया, लेकिन तू बड़ा खोया खोया है यार। पार गया, इसको देख रहा है, इसको नीचे को देख रहा था मतलब है, यहाँ से गिरा कुछ बाहर, चूही क्या, चूही वो कहाँ, क्या वो आर पार लगाई हुई है। ये रहा आपका गैलीलियो टेलीस्कोप। यहाँ से समझ में आ गया ना बेटा, ड्रॉ यहाँ से करो, यहाँ साफ सुथरा थोड़ा सा, ये तो यहाँ बनाना था इसने, जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ बनाना था इमेज, दिस विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, और इसने डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, फाइनल इमेज क्या बना इन्फिनिटी पे, लेंथ आ गई एफ ओ माइनस एफ ई के बराबर, लेंथ आ गई एफ ओ माइनस एफ ई के बराबर। तो भाई बढ़िया तो था, लेंथ भी कम है, पर लेंस वाले में एक पंगा पड़ गया हुआ है, अपर्चर बड़ा ज्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता। लेंस बेटा दो सरफेसेस को कंबाइन करके ऐसे बनाना पड़ता है ना, तो बीच से थिक होगा, साइडों से पतला होगा। अपर्चर बड़ा करेंगे तो साइडों से बहुत थिन करना मुश्किल हो जाता है और सेंटर से बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले थिन लेंस के हैं हमारे पास। ज़्यादा थिक हो जाएगा तो फॉर्मूले बदल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जिसमें क्रोमेटिक एबरेशन भी है। अब क्रोमेटिक एबरेशन क्या है भाई, लेंस जो है वो कलर डिफेक्ट प्रोड्यूस करना, कलर इमेज बनाना शुरू कर देता है, प्रिज्म की तरह। जैसे प्रिज्म नहीं होती, अब प्रिज्म की तरह ही तो है यार, ये देखो, ये यहां से ऊपर चेक करो तो प्रिज्म ही तो है ये, और क्या है देखो ये, और नीचे की तरफ देखोगे तो ये भी तो प्रिज्म ही है ना। तो प्रिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया लेंस ने, तो फिर तो पंगा हो गया। क्या ये तो व्हाइट कलर को स्प्लिट करना शुरू कर देगा 7 कलर में, और बंदा मतलब लेंस के थ्रू देखेंगे, या ना किसने लगाई, उसको सतरंगी बंदा दिख रहा है सामने, साथ साथ मुंह किसी और रंग का, टांगे किसी और रंग की, फिर तो ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये कॉमन है लेंस में। आप लोगों ने जो आंखों के लिए लेंस चश्मे यूज़ किए हैं, इसको एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसके साथ एक और परत लगाई जाती है कनकेव लेंस की, ताकि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाई जा सके, ताकि वो कलर डिफेक्ट ना हो। ये तो पंगा हो गया, अपर्चर बड़ा कर ही नहीं सकते। ज़्यादा ज़्यादा 1 मीटर का अगर अपर्चर होगा ना, तो 1 मीटर के अपर्चर में सेंटर बहुत थिक हो जाएगा, साइडें बहुत थिन हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगा। जबकि हम बोल रहे हैं यार अगर स्टार्स को देखना है भाई, तो जितना अपर्चर बड़ा होगा उतना ही अच्छा, जितनी ज्यादा लाइट रिसीव करोगे उतना अच्छा इमेज बनेगा। फिर लोगों ने क्या किया, मिरर का यूज करना शुरू किया, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब मिरर में कोई टेंशन थी, मिरर में लेकिन एक डिफेक्ट होता है बेटा, कौन सा, स्फेरिकल एबरेशन। मैं बताता हूँ, कोई नहीं, ये कर लो फिर मैं उसको बताता हूँ। इतना डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो लेंस में एक पंगा हो गया कि उसका अपर्चर बड़ा नहीं कर सकते, क्रिस्प इमेज, ब्राइट इमेज नहीं बनेगा, ज़्यादा अच्छा इमेज नहीं बनेगा, लाइट ज़्यादा रिसीव करनी है। तो पहले यूएसएसआर के पास था, मैं क्या, रिफ्लेक्टिंग टाइप। अब तुम सर्च मारना गूगल पे के सबसे बड़ा अपर्चर वाला लेंस वाला टेलीस्कोप कौन सी कंट्री में। पहले यूएसएसआर के पास था शायद, अब चीन ने उससे बड़ा बना लिया। चीनियों ने बहुत तरक्की की भाई, जो मर्जी बोलो, लेकिन पहले इनका ही दबदबा था। डेवलप्ड कंट्री ऐसा सोचते थे हम लोग ना, अमेरिका ने जो कर दिया बोले तो कोई और कर ही नहीं सकता, ये तो अलग ही होते हैं बोले। तो गोरों की तो मतलब बात ही अलग है बोले, इनका दिमाग ही अलग चलता है। जबकि जब यहाँ के एशियन जाने लगे वहाँ पे, एशियन मतलब सारे ही, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, तो पता चला भी गोरे तो डफर होते हैं एक नंबर के, वो पढ़ के राजी नहीं है। और ज़्यादातर जितने भी इनके यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एशियन मिलेंगे आपको, हेड डीन के पोस्ट पे बोलो या टॉप मोस्ट पोस्ट पे बोलो, प्रोफेसर आपको एशियन मिलेंगे।
तो इन लोगों को पढ़ने का शौक़ ज़्यादा होता नहीं, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो अच्छे भी हैं। अब जैसे चाहे न्यूटन था, आइंस्टाइन था, वो अब बाहर के लोग हैं सारे, फैराडे है, उस उन दिनों रीज़न ये था कि यहाँ पर हम किसी और के गुलाम थे, तो यहाँ राजा लोगों को लड़ने से फुर्सत नहीं थी, पढ़ाने का तो मतलब ही नहीं था। आजकल पढ़ाना शुरू किया तो देखो बंदा पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है। मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बंदा पढ़ने में डटा हुआ है। एक दिन न्यूटन को मुकाबला देखा, बेटा तू चिंता मत कर। क्या मैं बताऊं बेटा आपको? सुनना बच्चों, मैं क्या बोलना चाहता हूं, सुनो बच्चा। लेंस में क्रोमेटिक एबरेशन, और लेंस में क्रोमेटिक एबरेशन का मतलब समझ लो, ये नोट ही कर लो, डिफेक्ट इन लेंसेज। अलग से भी करवा दूंगा, लेकिन अभी टॉपिक करवाना तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे। ये प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, और वाइट लाइट जब तुम इंसिडेंट करोगे ना, सबसे ज्यादा डेविएशन किसके लिए थी? वायलेट के लिए। बोलते नहीं मूर्ख, प्रिज्म में सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट के लिए नहीं थी। तो वायलेट की वेवलेंथ, वायलेट कहीं और जाके टिकता है और रेड कहीं और जाके, मतलब ये आ गया एफ बी और ये आ गया भाई एफ आर। ये जो एफ आर माइनस एफ बी है ना, इसको बोलते हैं हम क्या? क्रोमेटिक एबरेशन, डेल्टा एफ को दूर करने के तरीके बाद में कभी देखेंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि क्या पंगा होता है लेंस में। रेड कलर कहीं और, वायलेट कलर कहीं और, येलो कलर कहीं और, तो इसी वजह से तो बंदा रंग बिरंगा दिखेगा। लेंस के थ्रू देखना चाहोगे तो सब कुछ कलर दिखना शुरू हो जाएगा। अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए इसके साथ एक और डाइवर्जिंग लेंस लगाया जाता है ताकि इस डिफेक्ट को दूर किया जा सके। तो दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड। इसके साथ एक और एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ताकि यहाँ जो लाइट आई थी, ये वायलेट ऐसे जाएगी बेटा, रेड ऐसे जानी थी, लेकिन यहाँ जो थी ना, ये फिर से आगे आके इकट्ठा कर दे, बीच वाला जो लेंस है ना, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? नीचे की तरफ फेंकता है ना बेटा, वो बच्चों, कन्वेक्स लेंस नीचे को फेंकेगा। ये वायलेट आ गई, रेड आ गई, लेकिन कनकेव क्या करेगा? ऊपर को फेंकेगा ऐसे, और फाइनली एक जगह इकट्ठा करके वो एक ही फोकल लेंथ बना देगा। तो आपको फिर कॉम्बिनेशन में, ये बात की बात है, बाद में डिस्कस करूंगा कि क्या फोकल लेंथ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। पर मैं सिर्फ अभी ये बोल रहा हूँ कि लेंस में ये डिफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। अब टेलीस्कोप में यार इतने दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है बस, और वहाँ रंग बिरंगा दिखना शुरू हो गया हमें, कम से कम क्लैरिटी तो हो, जो है वैसा तो दिखे, है ना बेटा? तो इसका मतलब है कि, और साथ में ऑब्जेक्टिव अपर्चर बड़ा चाहिए। लेंस का अपर्चर बड़ा कर नहीं सकते, तो यार मिरर ही यूज कर लें। लेकिन मिरर का एक और पंगा है, स्फेरिकल एबरेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? स्फेरिकल एबरेशन। वो लेंस में भी होती है स्फेरिकल एबरेशन, और वो क्या है? स्फेरिकल एबरेशन इन मिरर्स। एबरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डिफेक्ट है ना, ABERRATION, स्फेरिकल एबरेशन इन मिरर्स। बेटा ये आपके पास मिरर है, जो नजदीक से रे ऑफ लाइट आती हैं वो कहीं और फोकस करती हैं, और जो दूर होती हैं वो कहीं और फोकस करती हैं। अगर मिरर का अपर्चर बड़ा हुआ, और हम बोले अपर्चर बड़ा चाहिए, मिरर का अगर अपर्चर बड़ा हुआ तो मिरर में पंगा ये होता है कि ये रेस कहीं और जाके फोकस करेंगी और ये रेस कहीं और जाके फोकस करेंगी। इनको बोलते हैं, जो नजदीक होती है, पैरेक्सियल रेस। क्या बेटा? पैरेक्सियल रेस। और जो दूर होती है उनको क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेस। मार्जिनल रेस। तो मार्जिनल रेस का फोकस अलग आता है और
पैरेक्सियल रेज का फोकस अलग आता है और इस वजह से हेजी इमेज दिखना शुरू हो जाएगा। अगर सारी रेज एक ही जगह पे इकट्ठी नहीं होगी तो बेटा ब्लर दिखेगा इमेज। मिरर में ये प्रॉब्लम है, पर मिरर में ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। बाय यूजिंग पैराबोलॉइड शेप मिरर। मिरर में ये प्रॉब्लम कैसे दूर करते हैं बेटा? बाय यूजिंग पैराबोलॉइड शेप मिरर। पैराबोलिक शेप, बस स्फेरिकल मिरर नहीं यूज करेंगे। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड। कैन बी अवॉइडेड। बाय यूजिंग क्या बेटा? पैराबोलॉइड शेप मिरर्स। या फिर बाय यूजिंग स्टॉप्स। स्टॉप का मतलब यहां पे आप कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो ताकि मार्जिनल रे आगे पहुंचे ना। अब टेलीस्कोप में तो ऐसा नहीं कर सकते बेटा, वहां तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपर्चर लार्ज चाहिए, सारी रेज को कलेक्ट करना है, तो वहां पे ओपेक ऑब्जेक्ट तो रख नहीं सकते। तो आप पैराबोलॉइड शेप मिरर का यूज करो मजे से, और स्फेरिकल एबरेशन अवॉइड की जा सकती है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब ज़्यादा लाइट कलेक्ट करने में परेशानी नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव में लेंस की जगह मिरर का यूज करो। चैन नहीं है मतलब तेरे को हर कभी बजता रहेगा? सुबह का अलार्म है? अच्छा, एएम की जगह पीएम लगा के रखता है ताकि सुबह उठ सके। मतलब आज सुबह का अलार्म अभी अभी उठ रहा है तुम? है ऐसे तो नहीं मैं क्लास में सोया था, मेरे चलो उठ जाएंगे, फिर छुट्टी जैसे का टाइम हुआ तो फिर लगा अलार्म है। इतना क्लियर होगा बेटा? अब आप समझ गए कि हम मिरर का यूज हमें क्यों करना चाहिए, है ना बेटा? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं इसको, और इसमें मिरर का यूज किया जाता है। काफ़ी बड़ा अपर्चर इसका होता है। इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगी, इधर गई, इधर फिर से सेकेंडरी मिरर रखा जाता है लेंथ कम करने के लिए, नहीं तो ये आगे जाना था। एफओ काफ़ी बड़ा है तो लेंथ कम करने के लिए वो गया है यहाँ पे, और रेज फाइनली कहाँ गई? आईपीस के ऊपर। आईपीस लेंस ही है, आईपीस लेंस ही है, और उसने उसका इमेज बनाया। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हाँ ये मिरर जो है ना, और इसके आपके क्या चाहिए बेटा? ज़्यादा खा लिया? हिचकी थी? क्या सच में थी? हैं? मामू की याद आ रही थी? बोले हिचकी है तो किसी की याद तो आएगी आएगी, है भाई? किसी की? मामू की याद आ रही थी बोले। तगड़ा ही तहलका है इसका, मामे का नाम लो तो ऐसे कामने लगता है ऊपर नीचे तक। पूरा काम जाता है ऊपर से नीचे तक। ऐसा क्या बेटा, बहुत जाती हुई तेरे साथ भाई? और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ बेटा। मैग्निफिकेशन क्या थी? बोलो भाई। एफ ओ अपॉन एफ ई। कब? कब है? when final image is formed at infinity, है ना? when final image is formed at infinity. और मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या था?
एफ अपॉन एफ ई, बोलो भाई, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फॉर्मूला नहीं बदले, अभी भी वही फॉर्मूला है, बस एफ ओ की जगह आर बाय टू आ जाएगा। और क्या, मिरर में एफ ओ के एफ क्या होता है, आर बाय टू, तो एफ ओ की रेडियस और कर्वेचर दिया होगा, उसकी जगह आर बाय टू डाल दोगे, लेकिन फॉर्मूले वही है, 1 प्लस है। और ये आपके उसमें डेरिवेशन जैसे उसमें होते हैं, उसमें भी नहीं है, उसमें भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेरिवेशन है सिलेबस में, मतलब बाकी डायग्राम है। When final image is formed at least distance of distinct vision, final image is formed at least distance of distinct vision. बैग से क्या निकालना चाहता बेटा? अच्छा, तूने सोचा अपना भी बैग में चली गई है? अपना भी चले जाती बैग में कभी? ये रिफ्लेक्टिंग टाइप आई पीस हमने लेंस ही रखना है। ऑब्जेक्टिव मिरर क्यों बना दिया? ताकि ज़्यादा लाइट हम रिसीव कर सकें, एक अच्छा इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। हो गया जी? वेव ऑप्टिक्स के लिए तो हमारे को 2 या 3 लेक्चर ज़्यादा, मतलब 1 हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में ख़त्म वेव ऑप्टिक्स। वैसे ही उतना कि हमें सेमीकंडक्टर के लिए चाहिए होता है। हो गया जी? बस जी, बाकी आपको यही करना था। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के एडवांटेज क्या है? देयर इज़ नो क्रोमेटिक एबरेशन इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। लेंस हटा दिया ना हमने, तो क्रोमेटिक एबरेशन एब्सेक्ट होगी। क्रोमेटिक एबरेशन आकर्स विद लेंसेज एंड नॉट विद मिरर्स। क्रोमेटिक एबरेशन सिर्फ लेंस के साथ होती है। आगे देखो। दूसरा, देयर इज ऑल्सो एब्सेंस ऑफ स्फेरिकल एबरेशन ऑन द रिफ्लेक्टिंग टाइप मिरर एज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर्स आर पैराबोलिक इन शेप। तो पैराबोलॉइड शेप में यूज़ करते हैं तो स्फेरिकल एबरेशन भी गुम होगी, डिफेक्ट गायब हो लीजिए हमारे। मैकेनिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड इज मच लेस एज कंपेयर टू अदर टेलीस्कोप एज अ मिरर वेज लेस देन लेंस ऑफ इक्विवेलेंट ऑप्टिकल क्वालिटी एंड कैन बी सपोर्टेड ओवर इट्स एंटायर बैक, नॉट जस्ट ओवर इट्स रिम। देखो, अब लेंस को तो रिम के ऊपर सारा सपोर्ट करना पड़ेगा, वेट बहुत ज़्यादा होगा। अगर अपर्चर बड़ा करेंगे ना, 2 सरफेस होते हैं ना उसमें, 2 सरफेस। मिरर में एक ही सरफेस है बेटा, ठीक है जी। और मिरर का एक साइड जो है सारी की सारी फ्री है, तो पूरे मिरर को सपोर्ट दी जा सकती है। तो इसलिए क्या हुआ, मेंटेनेंस उसकी आसान होगी। लेंस रिम के ऊपर रखना पड़ता है क्योंकि लेंस से रे ऑफ लाइट आएगी, दूसरी तरफ जाना है उसको, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ रिम सपोर्ट करेगा उसको। रिम पतला होता है काफ़ी, ज़्यादा लोड पड़ा तो टूट गया तो दोबारा नया बनाओ जी। जबकि मिरर एक साइड से ही एक्टिव रहता है, दूसरी साइड पे पूरे पे उसको सपोर्ट लगाई जाती है, टूटने के चांस कम हो गए, है ना। बहुत सारी एडवांटेज हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आर चीपर देन एनी अदर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एनी अदर रिफ्रैक्टिंग। लेंस मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कतें हैं, फिर लेंस महंगा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। बनाने में दिक्कतें हैं, जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही वो महंगा बिकेगा भी बेटा।
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म हुआ। वेव ऑप्टिक्स अगले लेक्चर में शुरू करवाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आज, ये नोट कर लो पहले। हाँ जी, आखिर चाहता क्या है तुम? लेंस का भेजा है बेटा, लेकिन हो सकता है कि जैसे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस था उसमें खाली हो, वो आर्टिकल पेज खाली हो, ऐसा हो सकता है, तो वो नहीं भरे। ऐप पे है, अच्छा टैब वाले ऐप पे, चलो मैं देख लूँगा अगर उस पे होंगे, क्योंकि ये जो सेव नहीं किए थे वो करवा तो दिए तुम्हारे को, सेव करना भूल गया था उस दिन, एक दो दो चार पेज खाली हो सकते हैं बीच में, है ना? बाकी भेज तुम्हारे को सारे दिए हैं। इंतजार करता रहा बेटा। सब्सक्राइब तो कर लेना था पहले। रिपोर्ट कराए तेरी भाई। तो सुनेगा क्या बोला, स्ट्राइक स्ट्राइक करनी है, ऐसा बोल रहा है? किसने? वाह यार, तू तो बड़ा तेज निकला। सुनो, वेव ऑप्टिक्स में, अरे ऑप्टिक्स में तो हम बोलते हैं लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल कर रही है तो फिर बेंडिंग की बात करना बेवकूफ़ी है। बेंड तो पार्टिकल करते हैं ना, है ना? जैसे मैंने पत्थर फेंका तो पत्थर थोड़ा सीधा जाएगा, ग्रेविटी का इफेक्ट उस पर पड़ता है अगर ग्रेविटी है तो, राइट? तो अरे ऑफ लाइट एक तरीके का, अगर ग्रेविटी एब्सेंट है, जैसे फर्श पे कोई बॉल उड़काते तुम, तो फर्श पे सीधी जाएगी वो। तो अगर ग्रेविटी एब्सेंट माने हम लोग, तो जो पार्टिकल जा रहा है वो सीधा सीधा जिस डायरेक्शन में, न्यूटन का लॉ यही बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और कोई स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसी में जाते रहेगी, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स सेट करे। ऐसे ही हमने रे में बोला कि लाइट जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, उसी में जाती रहेगी, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। वेव में थोड़ा अलग है, लेकिन मतलब रे को हमने पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लिया, लाइट को पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लिया, लेकिन जब वेव में जाएंगे ना, तो भाई पार्टिकल तो एक टाइम में एक ही जगह हो सकता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो साउंड क्या है, वेव है, ये रे की तरह नहीं जाती कि रे की तरह सीधे गई और इसके कान में घुस गई, कान फोड़ दिया इसका। तो वेव, साउंड वेव जो है ना, अब वो यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, तुम सबको सुनाई दे रहा है। मतलब वेव ओमनी प्रेजेंट है, वो एक से ज़्यादा जगह प्रेजेंट रह सकती है, ठीक? और अगर एक से ज़्यादा जगह हो सकती है तो फिर ऐसा भी हो सकता है, क्या हमारे पास दो सोर्सेज हैं बेटा लाइट के, ये भी है और ये भी है। अगर रे ऑप्टिक्स वालों की बात माने तो वो सीधी जानी थी लाइट, ऐसे और ऐसे, है ना? बीच में कहीं वो डार्क रीजन आसपास भी डार्क होना चाहिए था, सीधी जाएगी रे ऑफ लाइट। लेकिन जब ऐसा एक्सपेरिमेंट किए कुछ लोगों ने, तो देखते हैं क्या है कि जो जहाँ लाइट नहीं होनी चाहिए थी वहाँ भी लाइट है, ज्योमेट्रिकल शेडो वाले रीजन में भी लाइट जा रही है। फिर थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट आने की कोशिश की, और वेव नेचर के बहुत सारे सपोर्टर आ गए कि नई लाइट की वेव नेचर है। तो पार्टिकल नेचर के सपोर्टर भी थे, वेव नेचर के सपोर्टर भी थे, लेकिन सभी को प्रूव तो करना पड़ेगा। सपोर्ट करने से तो कुछ नहीं होता कि जी मैं तो मानता हूँ लाइट नहीं, अब तेरे मानने से क्या होगा भाई, कुछ तो प्रूफ दे दे तब तो कोई मानेगा। या कुछ बोले कि जी मैं तो बस बड़ा फ़ैन हूँ जी, वेव नेचर का बड़ा फ़ैन हूँ, बस वेव नेचर ही होनी चाहिए,
बाकी तो नहीं उससे। अब कुछ तो दे यार, कुछ तो प्रूफ दे, कोई अब लॉजिक तो दे। तो सबको बोला गया कि ठीक है भाई, तुम्हारी बात तब मानी जाएगी अगर तुम कुछ प्रूफ देते। और प्रूफ के काय के लाइट ऑब्वियस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दो। वेव नेचर से करो चाहे पार्टिकल नेचर से करो। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई अपॉन साइन आर म्यू, इसको प्रूव कर दो। फिर इंटरफेरेंस शो करती है रे ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस का मतलब है कि अगर आपके पास दो सोर्सेज लाइट के हैं ना बेटा, एक है S1 और एक है S2, तो सामने जाके अरे यहां से भी वेव यहां से भी गई और यहां से भी गई, इस तरीके से यहां से गई यहां भी गई, यहां से गई यहां भी गई, बीच में क्या बनते हैं, मैक्सिमम मिनिमम बनने शुरू हो जाते हैं। कहीं लाइट मैक्सिमम कहीं लाइट मिनिमम। अब पार्टिकल तो ऐसा नहीं करते बेटा। दो अगर मैं ऐसे जैसी अगर लेता ये दो, और यहाँ से मैं बंदूक से गोलियां मारता सामने, तो यहाँ थोड़ा होना था कि सामने स्क्रीन पे कहीं मैक्सिमम गोलियां जी कहीं मिनिमम है, वो तो एक ही जगह जानी है सारी, ठीक है ना। तो पार्टिकल जो ऐसा इंटरफेरेंस या मैक्सिमम मिनिमम बनाना शो नहीं करते हैं, पार्टिकल नेचर अगर मान के चले तो। लेकिन वेव ऐसा कर रही थी, तो ये बोला गया भाई पार्टिकल नेचर है, तुम भी प्रूव करोगे ऐसा होता है कि नहीं होता। तो एक और फिनोमेना था डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ वेव्स। अब वेव बेंड कर रही है तभी तुम मुझे सुन पा रहे हो। नीचे बस स्टैंड पे बसें चलती है ना, तो टी पहुँच सारी तुम्हारे सबके कान में पहुँचती है आगे। तो साउंड जब आ रही है तो खिड़की से एंटर करती है, छोटे से भी जगह से एंटर करती है, तो बेंड होती है, चारों तरफ फैलती है, इसके कान में इसके कान में इसके कान में सबके कान में जा रही है। तो लाइट थोड़ा दिखती थोड़ी रही है बस, वो नीचे टी पर तो सुनाई दे रही है, लेकिन दिखती नहीं है कि तुम्हें दिखे भी, क्योंकि लाइट बेंड नहीं करती। और हम फॉर्चुनेट है कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे फायदे में हो रहा है सब कुछ। लाइट अगर बेंड कर जाती होती तो बंदा सड़क पे जा रहा ड्राइव करता, उसको सारी सड़कें दिख रही हैं, शिमला की चंडीगढ़ की, लाइट की स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, सारी सड़कें दिख रही हैं, ऊपर जाके भगवान को बोले बोला गलत सड़क में चला गया था बस, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ। तो वो एक मुश्किल काम होता। तो साउंड इसलिए डिफ्रैक्ट करती है क्योंकि, और डिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग। अभी दरवाजा है सामने, दरवाजा 6 फीट का है, मैं 6 फीट से कम की हाइट का हूँ, मैं सीधा निकल जाता हूँ, मुझे बेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दरवाजे की जगह खिड़की लगा दी होती है 3 फुट की, फिर बोलो मैं तो सीधा जाऊँगा जी, वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको बेंड होकर निकलना पड़ेगा। यही हिसाब किताब वेव का भी है। लाइट वेव की जितनी वेवलेंथ है उससे बड़ा अगर आपका पर्चर होगा तो लाइट वेव बेंड नहीं करेगी। और लाइट वेव की वेवलेंथ क्या एंगस्ट्रॉन्ग में, 10⁻⁷ मीटर में, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग ना बेटा, 4000 इंटू 10⁻⁻10 क्या आ गया, 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो माइक्रोन में उसकी वेवलेंथ है, और माइक्रोन में अगर कोई उससे माइक्रोन से छोटा अगर कोई अपर्चर होगा वहां से बेंड करेगी लाइट। अरे यार हमारे अपर्चर सारे जाली है, या 1 मिलीमीटर की स्पेसिंग भी है, 1 मिलीमीटर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर, लाइट बेंड नहीं करेगी। जबकि साउंड की वेवलेंथ निकालोगे तो मीटर में आती है, 1.5 मीटर, डिपेंडिंग अपॉन के 20 हर्ट्ज की है, 20,000 हर्ट्ज की है, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। 1 मीटर की वेव आएगी और 1 मिलीमीटर का अपर्चर मिलेगा, उसको बेंड होना पड़ेगा। 6 फीट का आदमी जाएगा, 3 फीट के आगे खिड़की मिल रही है तो उसको बेंड होकर जाना पड़ेगा। साउंड इसलिए बेंड करती है, और साउंड की बेंडिंग सब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। हम एक कमरे में बैठे होते हैं, साथ में कोई आवाज़ मार रहा है दूसरे कमरे से, तो हमें सुनाई देती है पर बंदा नहीं दिखता, क्योंकि लाइट डिफ्रैक्शन शो नहीं करती। अब लाइट जो है डिफ्रैक्शन शो ऑर्डिनरी केस में नहीं करती, लाइट डू नॉट बेंड अराउंड कॉर्नर। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए किसके साथ, क्रिस्टल के साथ, जिनकी स्पेसिंग एटॉमिक स्पेसिंग जो है 10⁻⁷ मीटर से कम थी, वहाँ लाइट भी बेंड होने लगी। तो उनको बोला गया भाई ये डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करो, कुछ तो एक्सप्लेन करो तब फैन बनो ना। और अनफॉर्चुनेटली कोई भी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना पार्टिकल नेचर वाले और ना वेव नेचर वाले। फाइनली नोबेल प्राइज़ कौन ले गया था, डी ब्रॉगली, ड्यूअल नेचर के लिए। बोलो इसमें दोनों का मजा है, खट्टा मीठा दोनों का मजा। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे।